Good morning, students. So once again, welcome to the channel. And today we are starting a new topic, that is concept of atomic mass. From first chapter, some basic concept of chemistry, class 11th. Okay. And as you have seen that concept of atomic mass. So what is the meaning of this concept of atomic mass? Yes, madam. Because we have listened about so many things like I am writing. Just means relative atomic mass. यस ये इतना सुना है आपने एटॉमिक ये सुना होगा, आपने सुना होगा एब्सोल्यूट मास, यस, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ओके। दैट मीन्स कि अकेले एटॉमिक मास के ऊपर हम इतनी सारी चीजें सुनने को मिलती है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। तो आज हम ये कंप्लीट कांसेप्ट समझने वाले हैं कि इन सबका क्या मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिलेटिव एटॉमिक मास को समझते हैं पहले क्या मतलब है। ये सुनिए, देखिए कि जैसे कि नाम से आइडिया हो रहा है ना, रिलेट, रिलेशन, कि दैट mass of any element which calculated in relation with any other element. yes, नाम से आइडिया आ रहा है कि ये वो मास है किसी भी एटम का या एलिमेंट का जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में निकाला गया है। अंडरस्टैंड। दैट मींस किसी दूसरे एलिमेंट को रेफरेंस रखा गया, उसके साथ इसको चेक किया गया। सपोज नाउ वी हैव टू चेक द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके, कि हमें इसकी लेंथ बतानी है, तो इसका हम कोई तो रेफरेंस यूज करेंगे ना, ऐसे अंदाजे थोड़ी बता देंगे। दैट मींस वी विल यूज ए मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप से इसको मेजर करेंगे तो हम उसकी लेंथ पता लग पाएगी। That means that measuring tape is our reference. तो in case of atomic mass कुछ reference use किए गए। Why? Because you know very well that atom is the smallest particle. Yes, we can't see with naked eyes. Even we can't see with the help of simple microscope. जब atoms को हम देख ही नहीं सकते, that it was very difficult to measure the atoms. Understand? So that means you can say that was a challenge for scientists. सो स्टार्टिंग हमारी कैसे हुई कि किसी एलिमेंट को रेफरेंस रखा गया और फिर उसके साथ उसका कंपैरिजन करके दूसरे एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट किया गया। अंडरस्टैंड। तो अगर हम रेफरेंस की बात करें बेटा, देखिए सबसे पहले रेफरेंस रखा गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन, यस, व्हाई? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हाइड्रोजन दैट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, जो एटम में सबसे छोटा होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एटम के हाइड्रोजन के साथ नॉन रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। देन रेफरेंस चेंज टू ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। लेकिन जब ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया गया तो दैट टाइम ओनली वन आइसोटोप्स वाज नोन, तो एक ही ऑक्सीजन के बारे में जाना जाता था, ठीक है, विद एटॉमिक मास 16। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नए ऑक्सीजन के दूसरे आइसोटोप्स निकल आए, 17 मास के साथ, 18 मास के साथ। तो यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई और इसलिए ये दोनों ही रेफरेंस को रिजेक्ट किया। ओके, देन आफ्टर ए कॉमन डिस्कशन, आफ्टर ए कॉमन मीटिंग, नाउ डिसाइडेड कि नाउ द रेफरेंस इज कार्बन 12। एंड वी नो कार्बन इज आल्सो एक्सिस्टिंग टू आइसोटोपिक फॉर्म C12 एंड C14। ओके, तो C12 को रेफरेंस लिया गया, कार्बन विद एटॉमिक मास 12। व्हाई? बिकॉज इसकी जो अबंडेंस है वो सबसे ज्यादा मिलती थी, इसीलिए ज्यादा है। मीन अप्रोक्स, अगर हम अप्रोक्स की बात करें तो 99% अबंडेंस थी, तो इसलिए अब कार्बन 12 को एक नया रेफरेंस लिया गया है और बाकी सभी एलिमेंट का जो मास है वो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है। ओके, तो अगर हम इसकी मास की यूनिट नई डेफिनेशन की बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वी कैन से रिलेटिव एटॉमिक मास, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास is the mass of any
एटम और एलिमेंट is the number of times the mass, atomic mass of that atom or element is compared to 1/12 mass of carbon 12 आइसोटोप। तो एक नई डेफिनेशन निकल कर आ गई है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमें क्या बताता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज दैट मास ऑफ एनी एटम और एलिमेंट दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम और एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। दैट मींस कि हम ये बता सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास उसको बोलते हैं कि 1/12 मास ऑफ कार्बन से वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा है। अंडरस्टैंड? तो अगर हम इसको वे में लिखें, शॉर्ट वे में लिखने का तरीका हमारा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि सपोज कि हमें क्या करना है, हमें किसी आइटम को मास को कैलकुलेट करना है। तो क्या करें, कार्बन के साथ रिलेट करके देख रहे हैं कि वो कार्बन के मास से कितना भारी है, हल्का है या भारी है, नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ओके इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एटम जिसका हमें निकालना है डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है, तो अब हमने कई बार देखा, जैसे एग्जांपल लेकर हम, ठीक है, अब 1/12 का मास अगर हम कार्बन 12 मींस 1/12 का क्या मतलब हो गया, और इस यूनिट को हम बोलते हैं AMU एटॉमिक 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 AMU। तो यहां पर हम 1 AMU भी बोल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सोडियम, दैट इज मास कितना होता है सोडियम का 23, यहां पर नीचे एटॉमिक नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सोडियम का जो मास है वो 23 टाइम्स है किसके, 1 AMU के। अंडरस्टैंड? अगर बात करूं मैं कि जैसे कि हमने नाइट्रोजन 14 एटॉमिक नंबर इज 7, दैट वी कैन से कि मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स as compared to 1 AMU और as compared to 1/12 मास ऑफ कार्बन, कि कार्बन के 1/12 मास के वो 14 टाइम्स ज्यादा है नाइट्रोजन का मास। अंडरस्टैंड? सो इन दैट वी कैन राइट इन यूनिट ऑफ द मास, यूनिट में क्या लिखते हैं 23 AMU। ओके, 14 AMU दैट इज द मास ऑफ यूनिट। बट जब से कार्बन का स्केल यूज हुआ बेटा, कार्बन को हम एज ए रेफरेंस स्केल यूज करते हैं, तो दैट स्केल इज कॉल्ड, जब से हमने कार्बन का यूज करना शुरू किया है, ओके, तो दैट स्केल इज कॉल्ड यूनिफाइड स्केल, यूनिफाइड। और AMU को रिप्लेस करके अब सिंपल U बोल देते हैं, U मतलब हमें बार बार AMU लगाने की जगह हम सिंपल U लगाते हैं, 23U, 14U, okay, 24U। So we can say कि the AMU unit is replaced by U, unified mass। Understand? तो समझ में आया था रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा हो गया ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये भी नाम से आइडिया हो रहा है हमें कि व्हेन atomic mass of any atom expressed in ग्राम, जब किसी भी एटम का मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे अभी हमने लिखा सोडियम दैट इज 23G, ओके, नाइट्रोजन 14G। अंडरस्टैंड? मीन्स वैल्यू सेम है हमारी बट यूनिट रिप्लेस हो गई, वहां पे हम U लगा रहे थे, यहाँ पर G हो गया। और ये जो ग्राम एटॉमिक मास है किसका होता है, ये 1 मोल का मास होता है। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23G। अब 23G तो बहुत बड़ा मास हो गया ना, इसमें ऑब्वियसली एटम का मास तो हो नहीं सकता ये, है ना, एटम तो इतना छोटा साइज का है। दैट मीन्स ये एक फिक्स क्वांटिटी का मास है, बड़ी क्वांटिटी का मास है। वो क्वांटिटी कितनी हमारे पास 6.0
22 इंटू 10⁻23 इतने एटम का मास है ये। सो ग्राम एटॉमिक मास हमेशा मोल्स का मास होता है, 1 मोल का मास होता है। सो कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अंडरस्टैंड? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पे, ये था हमारा सेकंड। थर्ड पे चलते हैं, दैट इज मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, ओके ना। अगर हम उसको रिलेशन की फॉर्म में लिखें तो हम ये वही चीज लिख सकते हैं कि द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, okay, that means how much times the mass of atoms of that molecule are heavier than 1/12 mass of कार्बन 12। फिर से वही डेफिनेशन आ गई हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास में क्या बताता है कि that means how much times the mass of atoms of that element, that molecule, कि उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो कितने टाइम हैवियर है देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 से कितने टाइम वो ज्यादा हैवी है या कम है। कौन से? एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, और अगर हम दूसरे वे में लिखना चाहें कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स present in any molecule, ओके। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के सम को अगर हम आपस में जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने लिया कि दैट इज H2SO4, तो दैट मीन्स कि वी हैव 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें सबका मास जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन का होता है मास 1, तो 2 × 1 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 4 जा 64, तो दैट इज 98 U। अंडरस्टैंड? सो दैट थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को अगर रिलेट करके निकालते तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा, ये हमने कार्बन 12 के साथ रिलेशन में निकाला है। और मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली फाइंड आउट करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि उस मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, अगर उन सभी एटम्स के सम को हम आपस में जोड़ दें, एटॉमिक मास को आपस में जोड़ दें, तो हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। डन? यस बेटा। सो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए अभी जो हमने बात की कि सबसे पहले रेफरेंस हाइड्रोजन को लिया गया, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया गया, अब थर्ड वन रेफरेंस क्या लेकर चलते हैं, कार्बन 12। इस बेटा अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंटली जैसे जैसे टेक्निक डेवलप हुई है, तो आजकल एक नई टेक्निक यूज की जा रही है, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी एटम। तो ये टेक्निक है कि हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है वैकेंट से, तो जिसकी हेल्प से अब एटम का मास डायरेक्टली निकाला जाता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। अंडरस्टैंड? मीन्स क्योंकि वो मास डायरेक्टली निकाला जा रहा है, ना कि किसी के कंपैरिजन में, तो दैट इज एब्सोल्यूट मास। तो जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जा रहा है, उससे जो मास फाइंड आउट किया गया, तो उससे क्या ऑब्जर्व हुआ साइंटिस्ट को कि मैनी ऑफ द एलिमेंट्स, कि इन केस ऑफ मैनी ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट has different atomic mass। yes, ये जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से मास अभी फाइंड आउट किया जा रहा है सिंगल एटम का, तो वहां पे क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आई, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया
कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स का जो मास है वो डिफर कर रहा है, और जो हम 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, दैट इज आइसोटॉप्स। यस और नो? एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यस, तो इसका मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स का मास एक दूसरे से डिफर कर रहा है, तो वहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। ओके, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के केस में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, तो अब वहां पर हम लेकर चलते हैं। वो नई टर्म क्या थी हमारी? दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास बेटा, इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि द एवरेज मास ऑफ डिफरेंट एटम्स इज हाउ मच टाइम is heavier as compared to 1/12 mass of कार्बन 12। कंपैरिजन सबका कार्बन 12 से है कि जितने भी एटम्स हैं उनका जो एवरेज मास है, ठीक है, मान लिया हमारे पास तीन एटम है ए बी सी, तो इन तीनों का एवरेज मास मान लिया हमारे पास है x, तो वो जो x है वो कार्बन 12 से 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितना हैवी है, कंपैरिजन अभी भी कार्बन 12 के साथ ही है। सो वी कैन से कि दैट इज आल्सो रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, दैट इज क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। करता है नहीं करता है? यस और नो? क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 75 और क्लोरीन 37। सो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, बट द रेशियो ऑफ दीज क्लोरीन्स इज 3:1। मेच अगर 3 ग्राम ये मिलता है तो 1 ग्राम ये मिलता है। तो अगर इनके एवरेज मास की बात करें, एवरेज एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालेंगे कि रेशियो क्या है, उसका मास क्या है, 35 × 3 प्लस दूसरा आइसोटोप उसका मास क्या है 37, उसकी रेशियो क्या है 1 डिवाइड बाई टोटल रेशियो। जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 35.5 U। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एवरेज मास निकाला किसका, क्लोरीन का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके 11th में स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन बना के पूछा जा सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कि जितने भी एटम्स दिए हुए हैं सबको जोड़ के उनके मास के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके और टोटल रेशियो से हमें डिवाइड करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यही एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके वो आपको अच्छे से समझना है, जिसपे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ये टॉपिक अगर आपको ध्यान हो तो आप 9th में भी पढ़ के आए हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो चलिए मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखता हूं। यस, देखिए कि बोरोन कंसिस्ट of 2 isotopes, okay, with atomic mass 10.01 and 11.01, okay, respectively. Okay, if the atomic mass of natural boron means if the average atomic mass of boron is 10.81 U. 10.81 U. Calculate the percentage of each isotope। ठीक है, देखिए कुछ भी ध्यान से पढ़िए।
क्या कह रहा है कि जो बोरोन है वो दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जिसमें दोनों आइसोटोप्स का जो मास है, एक का मास इतना यू है हमारा 10.01 यू, ओके, और दूसरे का मास ये है। और दोनों अगर हम बात करें वो एक्चुअल में जो बोरोन है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास वो ये है। तो हमें दोनों आइसोटोप्स की रेशियो चेक करनी है कि हमें एक्जिस्टेंस को कि ये कितने परसेंट मिलता है, ये कितने परसेंट मिलता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन अगर हमें ध्यान हो, आपको 9th में भी ऐसे क्वेश्चन किए हमने, तो हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल मास, और वो भी इसकी परसेंटेज है तो 100 में से ही मानते हैं। यस, हमने क्या बोला, टोटल मास 100 मान लिया कि लेट द मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप that is x percentage, sorry not mass, let the percentage of first isotopes, जिसका मास हमारा है ये, इसकी हमने मान ली x, इस मास के साथ 10.01, then परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप्स कितनी होगी, कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, ये सी नो, ओके। अब एक का मास इतना है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का इतना है, हमने क्या कर लिया, रेशियो चेक कर लिया, एक्स मान ली, दूसरे की ये मान ली, अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एवरेज निकाल दो इनकी। तो चलिए इनकी दोनों हम आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए एवरेज एटॉमिक मास मैंने क्या बताया था, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे कि पहले का मास क्या है 10.01, उसकी रेशियो क्या है x है ना, प्लस दूसरे का मास कितना है, कितना था हमारे पास 11.01, और उनकी रेशियो क्या मानी हमने 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मास 100 हम लेट करके चलिए देखो, ओके। और एवरेज मास गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है एवरेज मास 10.81, तो उसको सोल्व कर लो, 10.01 x प्लस इसको आगे 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, माइनस x, अंडरस्टैंड, और ये 100। अब 100 को इधर ले जाते हैं हम, 081 500 है, इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बचा हमारे पास -1x प्लस 1 अब इसको इधर ले आते हैं, 1081 माइनस 1101 माइनस एक्स, ओके। तो देखिए बेटा कितना बचा हमारे पास, -2, तो ये बचा हमारे पास -20, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बना ली हमारे पास 20% है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट आइसोटोप कितना आ गया, दैट इज 20%, और सेकेंड आइसोटोप कितना बचा 80%। तो इस तरीके से हम ऐसा कोई भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर, अंडरस्टैंड। आई होप बेटा आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास हमारा डिफरेंट टाइप्स का हो सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ओके, एब्सोल्यूट मास और एवरेज एटॉमिक मास, understand, okay, so now practice some numerical questions on it, okay, thank you.